Hello friends, welcome to the Hindu analysis section. My name is Ritesh Agrawal and let's get started with today's issue. So the top stories for today are Supreme Court directive to the government fill tribunal vacancies by September 13th. You can see this on the front page. Tamil Nadu government introduced the bill for right to sit, which is another interesting story from Tamil Nadu. Database created with records of 5.5 crore farmers, says our agriculture minister. Manda buffalo gets a unique breed tag. Prime Minister Mr. Modi to attend BRICS, SCO and Quad meet in September, extremely important. Greece creates a ministry to deal with climate crisis. Food emergency in Sri Lanka. Okay, these are some prominent articles in today's newspaper. ठीक है, तो हम एक एक करके ये सारे अपडेट्स को डिस्कस करते हैं. FII ट्रिब्यूनल फिल ट्रिब्यूनल वैकेंसीज बाय सितंबर 13th. देखो, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि ट्रिब्यूनल्स आर ऑन द वर्ज टू कोलैप्स. ट्रिब्यूनल्स आर ऑन द पॉइंट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मैन पावर, एंड इट हैज आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फिल ऑल द वैकेंसीज बाय 13th of September. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपने रिमार्केबल स्पीड से हमने जो सुप्रीम कोर्ट जजेस के रिकमेंडेशंस दिए थे, आपने उनको सैंक्शन किया, आप ट्रिब्यूनल्स क्यों नहीं फिल कर पा रहे हैं. ठीक है, तो द स्पेशल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेड बाय CJI NV Ramana said that center should confirm and fill the vacancies by September of 13th. Tribunals across the country were on the verge of collapse. Many are operating with just one member or no members. The court had three options: either close these tribunals, make the appointment themselves, or initiate contempt against the government. तो उन्होंने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट बेंच ने, या तो आप ये वैकेंसीज फिल कर दें या हम अपना ऑर्डर निकाल करके ये वैकेंसीज फिल करेंगे एंड विल प्रोबेबली टेक अ कंटेम्प्ट एक्शन अगेंस्ट यू. सो लेट्स अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड. ठीक है, जब ये न्यूज आती है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं. ट्रिब्यूनल्स है क्या? So a tribunal is any person or institution having an authority to judge, adjudicate, or to determine claims or disputes. So tribunal is basically an institution, a body, a person who can basically judge. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था टू ईज द प्रेशर ऑन कोर्ट्स बिकॉज ऑफ पेंडिंग केसेस. ठीक है, कोर्ट्स के पास बहुत सारे पेंडिंग केसेस थे, तो ऐसा माना गया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव या सर्टेन अदर एरियाज, टैक्सेशन, फॉरेक्स, ठीक है, पब्लिक सर्विस, ऐसे कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनमें ट्रिब्यूनल्स बनाई जा सकती है, जिसमें उस फील्ड के एक्सपर्ट्स डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स वर सेट अप टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ कोर्ट्स, टू एक्सपेडाइट डिसीजंस एंड टू प्रोवाइड अ फोरम which could be manned by lawyers and experts in the areas falling under the jurisdiction of the tribunal. They hear disputes related to environment, armed forces, tax, administrative issues. तो इनसे जुड़ी हुई अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नाम सुना होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्सेट्रा. ठीक है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल. सो ट्रिब्यूनल्स वर नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट नहीं था. इट केम विद द कॉन्सेप्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसमें दो आर्टिकल्स डाले गए. आर्टिकल 323A विच डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पब्लिक सर्विस में जो लोग हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड और बाकी कुछ और इश्यूज से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पे काम करता है. आर्टिकल 323B डील्स विद ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, जो हमने बात की, एनवायरनमेंट, आर्म फोर्सेस वगैरह. ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323A कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय पार्लियामेंट. ठीक है, ट्रिब्यूनल्स अंडर आर्टिकल 323 कैन बी एस्टैब्लिश्ड बोथ बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, तो 323A जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होती है उनको सिर्फ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करके एस्टैब्लिश किया जा सकता है. आर्टिकल 323B कैन बी एस्टैब्लिश्ड पार्लियामेंट बाय पार्लियामेंट ऑल्सो एंड बाय स्टेट लेजिस्लेचर ऑल्सो, यानी स्टेट असेंबली, स्टेट काउंसिल्स में भी बिल पास करके आर्टिकल 323B के ट्रिब्यूनल्स को बनाया जा सकता है. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है लीगल प्रोसेस को एक्सपेडाइट करने में, मगर ये सफर कर रही हैं बिकॉज ऑफ द वैकेंसीज. तो अब जब सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसीज लगभग फुल हो गई है, हाई कोर्ट के लिए भी जजेस ने 68 नए नेम्स रेकमेंड कर दिए हैं, तो ट्रिब्यूनल्स को भी जल्दी से जल्दी फिलअप किया जाना चाहिए ताकि हम ये जो पेंडिंग केसेस का प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके. नेक्स्ट अपडेट फॉर टुडे, तमिलनाडु
makes official workers have the right to sit. तो देखो, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट. तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज बिकम द सेकंड स्टेट आफ्टर केरला. केरला इस तरह का बिल लेकर आया था जिसमें इन्होंने शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट में एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है, वेयर दे हैव सेड दैट द वर्कर्स हैव राइट टू सिट. तो तमिलनाडु में ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे टेक्सटाइल्स, रिटेल, इस तरह के कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे वर्कर 8 से 9 घंटे खड़े ही रहते हैं, उनको चेयर नहीं दी जाती. ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके हेल्थ हैजार्ड्स हैं. ठीक है, एंड इट्स अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, राइट. तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये बिल लेकर आए हैं, इन्होंने शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट में ये बिल लेकर आया जहां पर उन्होंने कहा कि वर्कर्स को आपको चेयर तो देनी ही पड़ेगी. ठीक है, सो तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन मंडे टेबल्ड अ बिल टू मैंडेट ऑल शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट टू फैसिलिटेट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर एम्प्लॉइज. ठीक है, इस तरह का एक एक्ट केरला लेकर आया था पहले 2018 में. अच्छा, वो भी अपनी इच्छा से नहीं लेकर आया था, जो विमेन वर्कर्स थी उन्होंने प्रोटेस्ट करके पिटीशन डाली थी. फिर जाकर के उन्होंने एक सेक्शन ऑफ वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए कहा था कि वर्किंग आवर्स में विमेन वर्कर्स के लिए सिटिंग फैसिलिटी तो होनी ही चाहिए. तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि यार कितनी कमाल चीज़ है, ये तो बड़ा ऑब्लिवियस, अपने को ऐसा लगता है कि ये तो होना ही चाहिए. एवरीबडी मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस, बट अनफॉर्चुनेटली इन अ लार्ज सेक्शन ऑफ आवर कंट्री ऐसा नहीं हो रहा है. और इनफैक्ट सिर्फ आप, ये भी अपने आप में एक सरप्राइजिंग है कि इस तरह का प्रोविजन भी अभी तक सिर्फ 2 गवर्नमेंट्स लेकर के आई है. ठीक है, केरला एंड तमिलनाडु. चलिए एक और अपडेट पे बात करते हैं. सो और एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र तोमर अनाउंस दैट द गवर्नमेंट हैज created a database with records of about 5.5 करोड़ फार्मर्स. तो उन्होंने कहा 5.5 करोड़ किसानों का डेटा इन्होंने एक डेटाबेस में इकट्ठा किया. ये डेटा इन्हें मिला कहां से? वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी ट्रांसफर करती है फार्मर्स के बैंक अकाउंट में, फिर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, फिर जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, पीएम फसल बीमा योजना. तो इन सारी स्कीम में जो रजिस्टर्ड फार्मर्स थे उनका एक कॉमन डेटाबेस, 5.5 करोड़ फार्मर्स का डेटाबेस इन्होंने बना लिया है. और ये कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और उनके लैंड रिकॉर्ड्स के साथ और कोऑर्डिनेट करके इस डेटाबेस को 8 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचा देंगे. क्यों बना रही है गवर्नमेंट ये डेटाबेस? ठीक है, डेटाबेस इसलिए बना रही है कि गवर्नमेंट सेज दैट वंस वी हैव एवरीवन ऑन अ डिजिटल पोर्टल, टारगेटेड सर्विस डिलीवरी करना आसान हो जाएगा. फार्मर्स तक जो भी स्कीम्स पहुंचती है उनको डायरेक्टली ऑनलाइन टारगेटेड तरीके से पहुंचाया जा सकेगा. दैट्स व्हाई दिस डेटाबेस इज बीइंग मेड. ऑब्वियसली देयर आर कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी एंड एवरीथिंग, बट दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग. सो सेंटर हैज क्रिएटेड अ नेशनल फार्मर्स डेटाबेस विद 5.5 करोड़ फार्मर्स. ठीक है, थ्रू वेरियस स्कीम्स लाइक पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड एंड पीएम फसल बीमा योजना फॉर टारगेटेड सर्विस डिलीवरी ऑफ एग्रीकल्चरल स्कीम्स. चलिए अब एक एनवायरनमेंट रिलेटेड अपडेट देखते हैं. तो मंडा बफेलो गेट्स यूनिक ब्रीड टैग. देखो, मंडा बफेलो जो है वो उड़ीसा के कोरापुट प्लेट्यू रीजन में मिलती है और इसे 19th ब्रीड ऑफ बफेलो, 19th ब्रीड ऑफ इंडियन बफेलो के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया गया है. ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हैज रिकॉग्नाइज्ड मंडा बफेलो फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स एंड कोरापुट रीजन ऑफ ओडिशा एज द 19th यूनिक ब्रीड ऑफ बफेलोज फाउंड इन इंडिया. ठीक है, तो 19 तरह की बफेलोज हिंदुस्तान में पाई जाती है. इसकी क्या खास बात है? ये डिजीज रेजिस्टेंट होती है, जल्दी से पैरासिटिक इन्फेक्शंस नहीं होते और बहुत कम रिसोर्सेज पे भी थ्राइव कर सकते हैं. अगर आप कोरापुट रीजन, बाली कोरापुट रीजन ओडिशा के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो इट इज़ द मोस्ट इम्पावरिश्ड रीजन ऑफ ओडिशा. ठीक है, काफ़ी गरीबी है वहाँ पे. केबी के बेल्ट हम लोग कहते हैं. तो केबी के बेल्ट इज़ अ वेरी इम्पावरिश्ड रीजन ऑफ ओडिशा. देखो, एक्सटर्नल अफेयर्स में एक बड़ा अपडेट आया. प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अटेंड ब्रिक्स एससीओ और क्वाड मीटिंग्स. ठीक है, इन सितंबर 3 बड़े मल्टीलैटरल ग्रुप्स की मीटिंग मोदी साहब अटेंड करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले 9 सितंबर ब्रिक्स मीटिंग है जिसके चेयर इंडिया ही कर रहा है न्यू दिल्ली में. ठीक है, ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इसकी मीटिंग 9 सितंबर को है. इसके बाद मोदी साहब जो है वो एससीओ मीट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ 8 मेंबर ग्रुप. ठीक है, बेसिकली एससीओ ग्रुप में जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज ज़्यादातर मेंबर हैं. 8 मेंबर कंट्रीज हैं, उनमें इंडिया और पाकिस्तान को बाद में शामिल किया गया था. बाकी 6 कंट्रीज में चाइना है, रशिया है. ठीक है, देन द स्तान कंट्रीज, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान. तो 8 मेंबर कंट्रीज हैं और इन 8 मेंबर कंट्रीज की कॉन्फ्रेंस होने वाली है दुशानबे इन तजिकिस्तान में ये
मीटिंग होने वाली है, तो मोदी साहब वर्चुअली अटेंड करेंगे ये मीटिंग। और उसके बाद जो मोदी साहब है वो यूएसए जा रहे हैं, तो यूएसए में जो बाइडेन के साथ उनकी मीटिंग होगी। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी वो संबोधित करेंगे, और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो क्वाड ग्रुप की मीटिंग भी वहाँ पर हो सकती है। क्वाड ग्रुप मीन्स आपके जो 4 कंट्रीज़ हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, तो इनकी भी मीटिंग हो सकती है। हालांकि वो थोड़ी सी अभी टेंटेटिव है, क्योंकि जापान के भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिदे सुगा, मैंने बताया था कि ही इज स्टेपिंग डाउन, तो अभी वो उतना क्लियर नहीं है। So Narendra Modi ji will chair a meeting of BRICS leaders, including Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, leaders of Brazil and South Africa, on Thursday, September 9th. In the first, then he will attend by a video conference the SCO meeting, ठीक है, held in Dushanbe, Tajikistan, and then he will travel to US to meet US President Joseph Biden and address the UN General Assembly, ठीक है। तो क्वाड समिट हो सकती है सितंबर 23 एंड 24 को। अब देखो ये समिट्स को हमें बड़ा क्लोजली फॉलो करना है, ठीक है। ब्रिक्स समिट में क्या इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हो रहे हैं, एससीओ समिट में क्या इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन हो रहे हैं, क्वाड समिट में क्या डिक्लेरेशन हो रहे हैं। दीज समिट्स बिकम ऑल द मोर इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग द ग्लोबल एनवायरनमेंट आफ्टर द अफगानिस्तान क्राइसिस। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब देखा जाए तो अफगानिस्तान को लेकर के भी ना बिल्कुल पोलराइज्ड वर्ल्ड है, ठीक है। देयर आर कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना विच आर बैकिंग तालिबान, and there are countries like USA which obviously are, or India, which are basically threatened or concerned about the rise of Taliban in Afghanistan. So it will be really interesting to see कि the stance taken by all these world powers on Afghanistan, और हो सकता है कुछ बड़े इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हो। तो ये समिट्स हमें बड़ा क्लोजली ट्रैक करना है और उनसे रिलेटेड अपने नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। वी विल श्योर अपडेट यू ऑन ईच एंड एवरी अपडेट। ग्रीस क्रिएट्स अ मिनिस्ट्री टू डील विद क्लाइमेट क्राइसिस। देखो ग्रीस ने ना एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना ली है क्लाइमेट क्राइसिस को चेंज करने के लिए और क्लाइमेट क्राइसिस को फाइट करने के लिए, और इस मिनिस्ट्री का चार्ज उन्होंने दिया है फॉर्मर यूरोपियन यूनियन कमिश्नर, ठीक है, फॉर्मर ईयू कमिश्नर मिस्टर क्रिस्टोस टिलिनेडिस, ठीक है। इनको इन्होंने ये चार्ज दिया है एंड ही विल टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज इन ग्रीस। देखो हाल के कुछ टाइम में ना ग्रीस में एक टेम्परेचर काफ़ी बड़ा है और ग्रीस ने वाइल्ड फायर्स देखी है, फॉरेस्ट फायर्स देखी हैं, ठीक है। तो ग्रीस ने इन सब से फाइट करने के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाने का डिसीजन लिया है और उसकी कमान फॉर्मर ईयू कमिश्नर को देखिए। इनफैक्ट ही इज़ फ्रॉम साइप्रस बट ही विल बी गेटिंग अ ग्रीस सिटीजनशिप एंड देन अज्यूमिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ग्रीस, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था। क्लाइमेट समिट आप सबको पता है नवंबर में होने वाली है, COP26। तो दुनिया भर के अलग अलग कंट्रीज अलग अलग तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं टू फाइट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सारे अपडेट्स नोट करते जा रहे हैं। व्हाट इज द फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। देखो ये एक आर्टिकल आया है आज अबाउट द फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने हाल ही में श्रीलंका में फूड इमरजेंसी डिक्लेयर की है। 30 अगस्त के आसपास उन्होंने रूल्स डिक्लेयर किए थे जिसमें उन्होंने श्रीलंका में एक फूड इमरजेंसी डिक्लेयर की है। फूड इमरजेंसी का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपने गारंटीड प्राइस पे जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ है, राइस, व्हीट, शुगर वगैरह, वो प्रोक्योर करेगी एंड दे विल हैवी क्रैकडाउन करेगी उन पर जो होर्डर्स हैं, ठीक है, ताकि जनता तक खाने की सप्लाई इजीली पहुंच पाए। सो देयर इज अ फूड क्राइसिस। इसका मतलब ये हुआ ना कि वहां पर एक फूड क्राइसिस है। अब ये फूड क्राइसिस की वजह क्या है, तो पहले तो बैकग्राउंड समझते हैं। अगस्त 30 में श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपाक्सा ने डिक्लेयर किए इमरजेंसी रेगुलेशंस, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एसेंशियल फूड आइटम्स एट अ कंसेशनरी रेट टू द पब्लिक बाय परचेजिंग देम एट गवर्नमेंट गारंटीड प्राइसेस एंड प्रिवेंट मार्केट इरेगुलरिटीज एंड होर्डिंग्स, ठीक है। तो फूड शॉर्टेज है क्या वहां पे, फूड शॉर्टेज है, ये तो कुछ हद तक इन रेगुलेशंस से भी पता चलता है और कुछ हमारे को और भी फैक्टर्स पता है। जैसे श्रीलंका में काफ़ी सारे गुड्स जो है एसेंशियल गुड्स इंपोर्ट होते हैं, लोकली प्रोड्यूस नहीं होते हैं। दूसरी बात, श्रीलंका के फॉरेन रिजर्व्स पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप डेटा देख सकते हो, नवंबर 2009 में श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे $7.5 बिलियन, जो 2021 तक रह गए खाली $2.8 बिलियन। यानी श्रीलंका की इकोनॉमी में काफ़ी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा उनके पास काफ़ी विदेशी कर्ज है जो उनको चुकाना है अगले कुछ टाइम में। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह बैन करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना शुरू किया है। तो ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा डाउन हो गया है, ठीक है। इस सारी वजहों से प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैव इंक्रीज्ड। तो वहाँ पर जो है आपके जो बेसिक एसेंशियल कमोडिटीज होती है, राइस, व्हीट, शुगर वगैरह, इन सब के प्राइजेस काफ़ी बढ़ गए हैं, जिससे ये
फूड क्राइसिस हमें वहाँ नज़र आ रहा है और इसीलिए फूड इमरजेंसी लगाई गई है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, श्रीलंका की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 3.6% लास्ट ईयर पेंडेमिक में सारी इकोनॉमीज कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, श्रीलंका की भी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई। और श्रीलंका का एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज है, ठीक है। श्रीलंका में टूरिज्म बहुत है, तो टूरिज्म बहुत बुरी तरह से हिट हुआ, फिर एक्सपोर्ट्स उनके हिट हो गए, फिर वर्कर रेमिटेंसेस, जो श्रीलंका से माइग्रेंट्स हैं जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी जो पैसा आ रहा था वो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी कम हो गया। तो इस वजह से श्रीलंका के फॉरेक्स रिजर्व्स खराब हो गए, श्रीलंका की डोमेस्टिक इकोनॉमी खराब हो गई और उसी वजह से ये सारे क्राइसिस आ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में बड़ा अच्छा आर्टिकल है, यू गाइस ऑल ऑफ यू कैन गो थ्रू इट। इट टॉक्स अबाउट द फूड इमरजेंसी इन श्रीलंका। ऑल राइट गाइज, नाउ दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। लास्ट एडिशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट गूगल एंड एप्पल। हम लोग बात कर रहे थे साउथ कोरिया के एंटी गूगल लॉ की, और फिर मैंने आपसे पूछा था कि गूगल और एप्पल के फाउंडर्स और हेडक्वार्टर्स आप मुझे बताएं। एंड ऑल ऑफ यू हैव रिस्पॉन्डेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन थे, ठीक है। गूगल के हेडक्वार्टर्स माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में, करेक्ट। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक थे और इनके हेडक्वार्टर्स है कुपरटिनो कैलिफोर्निया में, दोनों यूएस बेस्ड कंपनीज हैं। अब आज हम बात कर रहे थे ब्रिक्स ग्रुप के बारे में। तो ब्रिक्स का अपना एक खुद का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या आप मुझे न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स के बारे में बता सकते हैं और उनके प्रेसिडेंट के बारे में बता सकते हैं? ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स और उनके प्रेसिडेंट के बारे में क्या आप मुझे बता सकते हैं? अगेन आप कमेंट सेक्शन में आपका आंसर पोस्ट कर सकते हैं। We will come back with tomorrow's news and we will discuss this also. Till then, take care, goodbye and keep reading.